नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। पसमानदा मुस्लिम्स के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। आजकल पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा ही फोकस कर रहा है पसमानदा मुस्लिम्स के ऊपर। सक्सेस स्टोरी ऑफ बीजेपी डिस्कस करेंगे, साथ साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस इन रिलेशन टू माइनॉरिटीज भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रिसेंटली जब बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था हैदराबाद में, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला है, we have to reach out to deprived and downtrodden sections in communities other than Hindus। मतलब हिंदू रिलीजन में ही नहीं, दूसरे रिलीजन्स में भी ऐसे कम्युनिटीज है जो एकदम डिप्राइव्ड है या फिर वंचित है एंड डाउन ट्रोडन है, जिनके साथ गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब पिछले कुछ सालों से बीजेपी की ये जो पॉलिसी है दोस्तों, काफी सक्सेसफुल रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश एंड बिहार में पार्टी ने पसमानदा मुस्लिम्स के ऊपर फोकस किया। रिसेंटली जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा बाई इलेक्शंस हुए, आजमगढ़ एंड रामपुर में, दोनों में बीजेपी जीते थे। अब दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरेट। इवन 2022 असेंबली इलेक्शंस में भी बीजेपी काफी पसमानदा वोट्स जीते थे दोस्तों। अब बात यह है दोस्तों, पिछले कुछ सालों से बीजेपी पसमानदा मुस्लिम्स के ऊपर काफी फोकस कर रहा है और बीजेपी काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी पसमानदा मुस्लिम लीडर्स को दिया है। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी की माइनॉरिटी विंग प्रेसिडेंट मनीहर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जमाल सिद्दीकी, वो एक पसमानदा मुस्लिम है। यूपी के मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दानिश आजाद अंसारी एक पसमानदा मुस्लिम है। चेयरमैन ऑफ यूपी मदरसा एजुकेशन इफ्तिकर जावेद अंसारी एक पसमानदा मुस्लिम है। सो हु आर द पसमानदा मुस्लिम्स, इस बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। द वर्ड पसमानदा इज डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज मीनिंग लेफ्ट बिहाइंड, जो छूट गए दोस्तों, दोस हु आर लेफ्ट बिहाइंड, इसे पसमानदा बोलते हैं। नाउ द कम्युनिटी कंप्रेस ऑफ दलित्स एंड बैकवर्ड मुस्लिम्स हु आर फाइटिंग ए डिफरेंट सोशल बैटल इनसाइड द सोसाइटी। मुस्लिम्स के अंदर जो सबसे बैकवर्ड है, जो दलित है, वही है दोस्तों पसमानदा मुस्लिम्स। नाउ उत्तर प्रदेश में पसमानदा कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वेयर पसमानदास अकाउंट फॉर अराउंड 75% ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन। देखिए, उत्तर प्रदेश का टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का 75% पसमानदा कम्युनिटी है। इनफैक्ट 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द कंट्री इज नोन एज पसमानदा। देखिए, इंडिया में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन के 85% पसमानदा है। इट इज बिलीव्ड दैट सो कॉल्ड अनटचेबल हिंदू कन्वर्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज पसमानदा। ऐसा बिलीव करते हैं जितने अनटचेबल हिंदू पॉपुलेशन कन्वर्ट हुआ है मुस्लिम रिलीजन में, उन्हें पसमानदा करके कैटेगराइज किया हुआ है। वैसे पसमानदा मुस्लिम्स एज एन ऑपोजिशनल आइडेंटिटी अडॉप्ट हुआ था अगेंस्ट डोमिनेंट अशरफ मुस्लिम्स। अब ये अशरफ मुस्लिम्स मतलब जो फॉरवर्ड कास्ट के मुस्लिम हैं। 1998 में ये अडॉप्ट हुआ था बाय द पसमानदा मुस्लिम महस। ये पसमानदा मुस्लिम महस एक ग्रुप है जो बिहार में काम करते थे। अब पसमानदा मुस्लिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स देखिए। रायन, अंसारी, मंजूरी, कुरैशी, अलवी, सलमानी, हलालखोर, खोसी, हवारी, सैफी, सिद्दीकी, इद्रिसी, वन गुज्जर एक्सेट्रा। वैसे दोस्तों, हमारे देश में ये पसमानदा मूवमेंट करीब 100 साल पुराना है। ये मुस्लिम पसमानदा मूवमेंट इमर्ज हुआ था सेकेंड डिकेड ऑफ द लास्ट सेंचुरी में, मतलब करीब 1920s में। इसके बाद 1990s में दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हुए इन फेवर ऑफ द पसमानदा मुस्लिम्स। एक था ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट, हुज लीडर वाज एजाज अली। इसके अलावा अली अनवर ऑफ पटना दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम मैरिज। However, both are termed as non-Islamic by Muslim religious leaders। देखिए, मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को नॉन इस्लामिक बोलते हैं। Now, all of the small organizations of Pasmanda Muslims are mostly found in उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो इन 4 स्टेट्स में सबसे ज्यादा पसमानदा मुस्लिम्स कॉन्सेंट्रेटेड है। तो दोस्तों, ऐसा हम मान सकते हैं बीजेपी ने पसमानदा कम्युनिटी के ऊपर फोकस करके जो वेलफेयर स्कीम्स, पॉलिसीज एंड उनके प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोविजंस लेके आया, उसे इन्होंने लास्ट लोकसभा बाई इलेक्शंस में आजमगढ़ एंड रामपुर में जीते थे। तो दोस्तों, ये रहा पॉलिटिक्स वाली बात। मेरा मतलब बस यही था पसमानदा कम्युनिटी के बारे में आपको बताना। अब देखिए दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा ये जो कम्युनिटी है काफी ऑप्रेस्ड है, बैकवर्ड है। तो ऑप्रेस्ड क्लासेस, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, उनके प्रोटेक्शन, वेलफेयर, वेलबीइंग, ये सब इंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए हो, कम से कम उनका प्रोग्रेस हो रहा है, ये हमें देखना चाहिए।
वैसे डेमोक्रेसी की खूबसूरती वही है ना दोस्तों कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाता है कुछ अच्छे करने के लिए। तो इसके साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करते हैं दोस्तों माइनॉरिटीज के लिए क्या क्या प्रोविजंस अवेलेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और लीगल प्रोविजंस भी क्या क्या है वो भी देखेंगे। वैसे ये सब हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 इज ए फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में कहीं भी अगर ऐसा सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट और कल्चर है, दे हैव द राइट टू कंसर्व द सेम, मतलब उनको अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर कंसर्व करने का राइट है। एंड इट ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। देखिए ये जो सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के बारे में बताया जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, ऑब्वियस ही बात है वो एक माइनॉरिटी होगा, उनके पॉपुलेशन कम होगा। तो ये जो माइनॉरिटी है ये रिलीजन के बेस पे हो सकता है, लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकता है, ठीक है। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकता है, वो दोनों के पास वो राइट है अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर कंसर्व करने का। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था दोस्तों that the scope of this article is not necessarily restricted to minorities only। देखिए आर्टिकल 29 पढ़ने के बाद किसी को भी डाउट आएगा केवल माइनॉरिटीज के पास ये राइट है अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर कंसर्व करने का, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली बोला है द यूज ऑफ द वर्ड सेक्शन ऑफ सिटीजंस इन द आर्टिकल इंक्लूड्स माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजोरिटी। मेजोरिटी के पास भी ये राइट है, मेजोरिटी भी अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर प्रोटेक्ट कर सकता है, कंसर्व कर सकता है, इनका राइट है उनके पास। अगला है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है? ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। देखिए अगर माइनॉरिटी को अपना लैंग्वेज, कल्चर वगैरह कंसर्व करना है तो भी सी बात है एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 30 ये राइट दिया है टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, अपने हिसाब से वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नाउ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आर्टिकल 29 मेजोरिटीज के लिए भी एप्लीकेबल है, बट आर्टिकल 30 ओनली माइनॉरिटीज के लिए एप्लीकेबल है, वो भी रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। अगला है आर्टिकल 350 क्लॉज बी। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने ये आर्टिकल इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, which provides for a special officer for linguistic minorities appointed by the president of India। देखिए linguistic minority मतलब language based minorities के लिए एक special officer अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ ये स्पेशल ऑफिसर का ड्यूटी क्या रहेगा? टू इन्वेस्टिगेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन काफी सारे सेफगार्ड्स प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये सेफगार्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी मैटर्स है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की ड्यूटी है स्पेशल ऑफिसर का। मतलब कोई एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बेसिक राइट्स के ऊपर वायलेशन करने की कोशिश करता है, वो सारे केसेस ये स्पेशल ऑफिसर देखेंगे। अगला है लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004, जिसे NCMEI एक्ट 2004 बोलते हैं। इट गिव्स माइनॉरिटी स्टेटस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 6 रिलीजियस कम्युनिटीज। तो देखिए NCMEI एक्ट 2004 के अंडर 6 रिलीजियस कम्युनिटी को एज माइनॉरिटीज नोटिफाई किया हुआ है। मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस या फिर पारसीज एंड जैन। फाइनली द माइनॉरिटीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Currently, only those communities notified under Section 2C of the National Commission for Minorities Act 1992 by the central government are regarded as minority। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1992 में जब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 पास हुआ ना, तो माइनॉरिटी कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया और उसको रीनेम किया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज करके। 1993 में First statutory national commission was set up and 5 religious communities, that is Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists and Zoroastrians या फिर Parsis were notified as minority communities। तो ध्यान दीजिएगा 1993 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली 5 रिलीजियन को एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज नोटिफाई किया था, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जोरास्ट्रियंस। 2014 में जैन्स वर आल्सो नोटिफाइड एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो अभी के हिसाब से इंडिया में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज है। तो दोस्तों दैट्स इट। अब एक बात बताना है दोस्तों, अब कुछ कमेंट्स मुझे आएंगे कि आप कुछ पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में बात कर रहे हो, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ में बात कर रहे हो, आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो,
ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मेरा मतलब बस यही था इस टॉपिक के बारे में आपको समझाना, क्योंकि पसमानदा मुस्लिम से रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया था। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला, देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इट वॉज कंप्लीटली अनइंटेंशनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।